हेलो गाइस, मेरा नाम है आमिर सोहेल और आप सबका स्वागत है जियो खान जियोलॉजी ऐप के ऊपर। आज का हमारा जो एनवायरमेंटल साइंसेस का लेक्चर है वो होने वाला है मिनरल साइकिलिंग के ऊपर। तो मिनरल साइकिलिंग के बारे में हमने इकोसिस्टम के डेफिनेशन में ब्रीफली पढ़ा था कि भाई मिनरल साइकिलिंग वो फिनोमिनन है जिसके अंदर अर्थ की सरफेस पे जो एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट है वो अपनी एक से दूसरी फॉर्म के अंदर स्टेबल फॉर्म के अंदर चेंज होते रहते हैं और उन्हीं फॉर्म्स के बीच में जो बायोटिक फैक्टर्स यानी जो प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स है उनको कंज्यूम करते हैं और अपना सर्वाइवल या एग्जिस्टेंस है जो ग्रोथ होती है उनको कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं उनकी जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर के अंदर उनके डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में, उसको आप कहते हैं मिनरल साइकिलिंग। तो इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर हम चार मेजर जो मिनरल साइकिल्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? कार्बन साइकिल, सेकंड होएगा अपना नाइट्रोजन साइकिल, थर्ड होगा अपना सल्फर साइकिल और फोर्थ होगा अपना फॉस्फोरस साइकिल। ओके, तो ये चार साइकिल्स हम देखने वाले हैं। इनके अलावा जो वाटर साइकिल है वो तो हम सब जानते हैं और हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था। तो शुरू करते हैं कार्बन साइकिल से। तो देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 प्रेजेंट थी वो CO2 प्लांट्स के थ्रू अपटेक की गई और फोटोसिंथेसिस किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। अब इन प्लांट्स पर एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं, तो एनिमल्स प्लांट का ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करते हैं, तो वो CO2 जो है, जो कार्बन है, वो एनिमल्स के पास चला गया। ठीक है, अब एनिमल्स अपनी ग्रोथ करते हैं, दूसरे एनिमल्स उन पे सारे डिपेंडेंट है, वो सारा साइकिल फूड चेन्स फूड वेब्स जो है वो चलते रहते हैं। बट जैसे ही उनका डेथ या डीके होगा, जो डेथ होगा उनके बाद उनका जो डीकम्पोजर्स है उनको डीके करेंगे, तो वो कार्बन को एक से दूसरी फॉर्म में चेंज करेंगे और अल्टीमेटली वो CO2 रिलीज करेंगे। तो उसका एक पोर्शन तो जाएगा वापस एटमॉस्फेयर में और जो कुछ फेवरेबल कंडीशंस में वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा वो बन जाएगा फॉसिल फ्यूल, राइट। अब इस फॉसिल फ्यूल को जब ह्यूमंस एक्सप्लॉइट करते हैं और उसकी जब बर्निंग होती है तो उसकी प्रोसेसिंग के अंदर, बर्निंग के अंदर जो भी है वो CO2 रिलीज होता है। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर जब बर्न होता है तो CO2 रिलीज होता है, तो वो CO2 जो है वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाता है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जाने के बाद उसका एक पोर्शन तो प्लांट्स वापस इनटेक कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और उसका एक पोर्शन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में पड़े रहता है, परसिस्ट करता है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग का जो सारा प्रोसेस है वो फुलफिल हो पाता है। उसके अलावा जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन भी करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब है कि भाई आप ऑक्सीजन का इंटेक करोगे, जितने भी आपने डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करोगे। तो इससे ग्लूकोज का सपोज अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो 6 CO2 बन जाते हैं, तो वो CO2 जो प्लांट्स और एनिमल्स जो रिलीज करते हैं वो वापस एटमॉस्फेयर में चली गई। और इन सब के अलावा, इस पूरे साइकिल के अलावा, एक जो अपने वाटर बॉडीज है, लार्ज वाटर बॉडीज जैसे ओशंस हैं, तो वो भी जो CO2 है उसका अपने अपटेक कर लेते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं, तो जिसको आपने कार्बन CO2 फिक्सेशन या कार्बन फिक्सेशन भी कह सकते हैं। और जितना ज़्यादा CO2 ओशंस के अंदर इंक्रीज होते जाता है उससे अपने जो वाटर की जो एसिडिटी होती है वो इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। बिकॉज CO2 जितना ज़्यादा होगा वो H2O के साथ मिलकर बनाएगा कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड्स वाटर की जो होती है एसिडिटी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर यानी एसिडिक वाटर के अंदर जो अपने शेल वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे जितने भी मॉलस्क्स हैं जो शेल वाले हैं, गैस्ट्रोपोड्स, पेलिसिपोड्स, तो उनके जो शेल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, या जो कोरल्स हैं, तो एसिडिक वाटर के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो CO2 का ज़रूरत से ज़्यादा अपटेक भी अगर ओशंस करेंगे तो वहाँ पर जो शेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पॉपुलेशंस डिक्रीज होने लग जाएगी, बिकॉज वो कैल्शियम कार्बोनेट को डाइजेस्ट करने लग जाता है, मतलब एसिडिक होता है तो वो उसको डैमेज करने लग जाता है CO2, ठीक है। तो ये आपका ब्रॉडली जो देखा जाए कार्बन साइकिल होता है, ठीक है। सो गाइज, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है वो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे नाइट्रोजन साइकिल में चलते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, उस नाइट्रोजन गैस की प्रॉपर्टी ये होती है कि बहुत ही एकदम इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब ये है कि ये बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होती, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होती है और ये ज़्यादा कंपाउंड्स मतलब रिएक्ट ही नहीं करती, तो ये दूसरे कंपाउंड्स बना ही नहीं सकती। और नाइट्रोजन का यूज़ करना है प्लांट्स को प्रोटीन और अमीनो एसिड्स बनाने के लिए, तो अगर कोई चीज़ अनरिएक्टिव है या बहुत कम रिएक्टिव है तो उस चीज़ को रिएक्टिव बनाना ज़रूरी है ताकि वो दूसरे कंपाउंड्स में चेंज हो
और आगे फर्दर केमिकल रिएक्शंस करके जो प्रोटीन्स या अमीनो एसिड इसको बनाने हैं वो बना सके। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं कि भाई कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन गैस को लेते हैं और इसको स्टेबल और रिएक्टिव नाइट्रोजन या एक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर चेंज कर देते हैं, जैसे कि अमोनिया या नाइट्रेट या नाइट्राइट के अंदर। ठीक है, और ये जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ये अलग अलग रिएक्शंस करके अलग अलग अमीनो एसिड्स बना सकते हैं, जिनको प्लांट्स अब्जॉर्ब करके और अपनी जितने भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा कर देते हैं, और उन प्लांट्स को कंज्यूम करके हम अपनी जो भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो नाइट्रोजन गैस है इसको एक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड सपोज जैसे NH3 या NO2 या NO3 के अंदर चेंज करना, इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये कौन करता है? ये करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोट्स करते हैं, जो मोस्टली होते हैं बैक्टीरिया। अब प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस, जिनकी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, और वो ऑलमोस्ट ऑलवेज सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही सेल पाई जाती है उनके अंदर, और उन सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले करने वाले कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनके नाम हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये सिर्फ नाम से एल्गी है, बट ये एक्चुअल में इनको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। पहले इनको एल्गी के साथ कंफ्यूज किया जाता था बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस कर सकते थे और ग्रीन कलर के दिखाई देते थे, इसलिए इनको एल्गी समझ लिया। बट फर्दर जब इनकी सेल्यूलर स्टडी की गई तो पता लगा कि नहीं, इनकी सेल्स के अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं है और सारी सेल स्ट्रक्चर जो है प्रोकैरियोटिक नेचर की है। तो पता लग गया कि भाई ये बैक्टीरिया है, इसलिए इसका नाम रख दिया साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे राइजोबियम है। राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया जो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बना लेता है। सिम्बायोटिक का मतलब है उसके साथ, उस किसी भी स्पीसीज़ के साथ बायोलॉजिकली जुड़ जाना, मतलब उसकी सेल्स के साथ जुड़ गया, उसकी बॉडी के कोई ऑर्गन के साथ जुड़ गया, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। तो फिजियोलॉजिकली सिम्बायोटिक रिलेशन बना लेता है, और वो क्या करता है, ये राइजोबियम पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया उन प्लांट्स की रूट के अंदर जाके नोड्यूल्स बना लेता है, छोटी छोटी गांठें बना देता है रूट्स पे। तो ये नोड्यूल्स क्या करती है, एयर से नाइट्रोजन को लेती है और सीधा नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट को अब्जॉर्ब करवा देती है नाइट्रोजन। इसके लिए पूरे जो नाइट्रोजन गैस को दूसरे कंपाउंड्स के अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सारा काम ये बैक्टीरिया करके उस प्लांट को देते रहता है। ठीक है, तो ये कौन सी फैमिली के प्लांट्स के रूट्स के अंदर मिलता है? लेग्यूमिनोसी फैमिली के। लेग्यूमिनोसी फैमिली की जो रूट्स होती है प्लांट्स, लेग्यूमिनोसी एक फैमिली है प्लांट्स की जिनकी रूट्स के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। इसके एग्जांपल हो गए जैसे जो अपने पीज होते हैं, मटर होते हैं, या जितनी भी पल्सेस होती है वो सारी लेग्यूमिनोसी फैमिली के से बिलोंग करती है, और उनकी रूट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल्स बना के मिलेगा आपको, और वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है इन प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो ये यानी इनको कह सकते हैं इनकी खुद की पर्सनल नाइट्रोजन फिक्सेशन फैक्ट्री होती है जो इनकी रूट्स के अंदर मिलती है। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे आप देख सकते हो क्लोस्ट्रीडियम होता है, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, ये बैक्टीरिया एनारोबिक होता है, यानी ये सॉइल के अंदर मिलता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते रहता है, यानी सॉइल के अंदर जो एयर से नाइट्रोजन लेके उनको नाइट्रोजन के दूसरे कंपाउंड जैसे अमोनिया के अंदर चेंज कर देगा। उसके अलावा कोई बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमनास है या फिर नाइट्रोबैक्टर है। ठीक है, तो ये भी बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज करते हैं रिस्पेक्टिवली, यानी ये जो बैक्टीरिया ये NH3 को NO2 में चेंज करता है, और ये बैक्टीरिया जो है ये NO2 को NO3 में चेंज करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बैसिलस बैक्टीरिया हैं जिसमें एक देख सकते हो बैसिलस डी नाइट्रिफिकेंस, ये उस बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि भाई आपने जो NO2 बनाई थी, अब ऐसे अगर आप NO3 तो जो आपने नाइट्रेट बनाया था NO3, अब यूँ होता रहा कि भाई आप एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते रह रहे हो और उनको प्लांट्स को अब्जॉर्ब करवाते रहे हो, एनिमल्स को देते रह रहे हो,
तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से ऐसे तो नाइट्रोजन की जो कंपोजिशन है वो तो कम हो जाएगी, जो 78% नाइट्रोजन है वो अल्टीमेटली जीरो हो जाएगी। इस तरीके से अगर नाइट्रोजन हम यूज़ करते रहे तो जो नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर की जो बैलेंस बना रहे, इसके लिए एक प्रोसेस और होता है जिसके अंदर, जिसको बोलते हैं अपने डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि जो भी स्टेबल कंपाउंड, जो एक्टिव कंपाउंड्स में हमने चेंज कर दिया है उनको वापस आप नाइट्रोजन में चेंज कर दो, ताकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहे। तो ये प्रोसेस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया, इसमें से एक काफ़ी पॉपुलर है, बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया, जो आपके इस नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देता है, और ये भी सॉइल के अंदर मिलता है आपके। ठीक है, तो अब इसको आप इस साइकिल के अंदर देख सकते हैं आराम से कि नाइट्रोजन गैस वाज इन एटमॉस्फेयर। अब इस नाइट्रोजन गैस को अमोनिया के अंदर चेंज किया कुछ बैक्टीरिया ने, जिनके नाम हमने देखे, जैसे ये अपने ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए या क्लोस्ट्रीडियम हो गए, ये जो बैक्टीरिया है इन्होंने इसको चेंज किया NH3 के अंदर। इसके अलावा जैसे कुछ अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो यूरिया इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फर्टिलाइजर्स वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को लेते हैं और यूरिया बना देते हैं। तो यूरिया बनाने के लिए अमोनिया बनता है। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ हो गई अपनी, और जो नेचुरली होते हैं, जो बैक्टीरियल जो कुछ बैक्टीरियाज हैं वो भी इस नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर ये जो अमोनिया है ये चेंज होता है नाइट्राइट के अंदर, और नाइट्राइट चेंज होता है नाइट्रेट के अंदर। तो ये जो पूरी रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में होती है, और इस रिएक्शन को अपने बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये करने वाले बैक्टीरिया कौन है, अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज किया नाइट्रोसोमोनास ने, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज किया नाइट्रोबैक्टर ने। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन होगी नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और प्लांट्स जो सबसे इजीली नाइट्रोजन का जो सोर्स अब्जॉर्ब कर सकते हैं वो होता है नाइट्रेट। तो इस नाइट्रेट को जो प्लांट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने यूजेस के हिसाब से। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ये जो नाइट्रेट है, हमने देखा कि भाई ये डीनाइट्रिफिकेशन, जो ये बैक्टीरिया था बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ये डीनाइट्रिफिकेशन करके इस नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देता था, कर रहा है, तो इसको हमने लिख दिया डीनाइट्रिफिकेंस। अब ये मैंने डबल एरोज लगाए, क्यों, बिकॉज जो नाइट्रोजन गैस है वो डायरेक्टली नाइट्रेट में भी चेंज हो सकती है। अब ये कब हो सकता है, ये होता है जब भी कभी लाइटनिंग होती है अपने क्लाउड्स के अंदर। तो लाइटनिंग क्या करती है, बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट करती है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन गैस होती है वो पानी के अंदर प्रेजेंट एयर के अंदर प्रेजेंट जो वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट करके बनाता है नाइट्रस एसिड, और उसके बाद बनाता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का जो हाइड्रोजन होता है, जो प्रोटॉन होता है, वो रिलीज हो जाता है और बन जाता है आपका NO3। NO3 एक्चुअली माइनस है, NO2 भी माइनस है। ठीक है, तो नाइट्रेट बन सकता है डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग जिसको बिजली कहते हैं। ठीक है, और जो ये नाइट्रोजन गैस है, ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो हमने देखा था राइजोबियम, ये राइजोबियम की प्रेजेंस के अंदर प्लांट इसको नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली अब्जॉर्ब करने लायक जो नाइट्रोजन के एक्टिव कंपाउंड्स है, जैसे अमोनिया या नाइट्रेट, इनके अंदर चेंज कर देता है और प्लांट्स इनका यूजेस कर देता है। अब इन प्लांट्स को एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, तो जो नाइट्रोजन है ये एनिमल्स के पास चली गई। एनिमल्स ने प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो अपनी पूरी थी, जो ज़रूरी थी, वो पूरी कर ली इससे। अब उसके बाद ये प्लांट अगर मर जाते हैं, या जो एनिमल्स है वो मर जाते हैं, या उनके जो फूड वाले जो वेस्ट होते हैं, वो सारे वेस्ट जो होते हैं डीकम्पोजर्स उनको कंज्यूम करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नाइट्रोजन ले लेते हैं, और अल्टीमेटली इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, अमोनिफिकेशन करके चेंज कर देते हैं अमोनिया के अंदर। तो यानी डीकम्पोजर्स भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं अमोनिया का फॉर्मेशन करके। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको और ज़्यादा तोड़ के अमोनिया बना देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल बन गया, यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे चला वापस, और नाइट्रेट का अब्जॉर्प्शन किया प्लांट्स ने, प्लांट्स को कंज्यूम किया एनिमल्स ने, और प्लांट्स की या एनिमल्स की डेथ हुई वो डीकम्पोजर्स के पास गया, और अमोनिफिकेशन हुआ वापस अमोनिया। यानी डीकम्पोजर्स के थ्रू अमोनिया का जो फॉर्मेशन है उसको आप कहते हो अमोनिफिकेशन। तो कई स्टेप्स हो गए, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अब्जॉर्प्शन और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक का मतलब जो लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नोड्यूल्स बना के रहता है, और उन प्लांट्स का पर्सनल वो फिक्सेशन की फैक्ट्री का काम करता है। यानी वो एयर से सॉइल के अंदर जो पोर स्पेसेस है वहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है उसको अब्जॉर्ब करता है और स्टेबल और एक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर चेंज कर देता है, जिसका यूज़ प्लांट्स अपने अमीनो एसिड्स और प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा जो साइकिल है इसको आप कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सो गाइस, नेक्स्ट अप इज सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई जो ये जितने भी मिनरल साइकिल्स हम पढ़ रहे हैं ये 2 मेजर कैटेगरीज में आते हैं, या तो वो सेडिमेंट्री साइकिल होता है या वो गैसियस साइकिल होता है।
तो सेडिमेंट्री या गैसियस साइकिल किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं? वेल, अगर सोर्स ऑफ द मिनरल, जैसे हमने कार्बन या नाइट्रोजन साइकिल देखी, उनका जो सबसे बड़ा मेजर सोर्स जो होता है, अगर वो एटमॉस्फेयर है, यानी वो गैसियस फॉर्म में सबसे बड़े सोर्स में प्रेजेंट है, तो उसको आप बोलोगे गैसियस साइकिल। और अगर उस मिनरल का जो मेजर सोर्स है, अगर वो सेडिमेंट्स हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है अगर वो, तो फिर उसको बोलते हैं आप सेडिमेंट्री साइकिल। तो आपके जो सल्फर और फॉस्फोरस साइकिल्स हैं वो सेडिमेंट्री साइकिल्स है, बिकॉज इनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सोर्स है, एग्जैक्ट सोर्स है, वो या तो सॉइल होती है या सॉइल के बीनीथ जो प्रेजेंट जो सेडिमेंट्स हैं वो इसका अपने सोर्स होते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सल्फर साइकिल की शुरुआत होती है सेडिमेंट्स से। तो सेडिमेंट्स के अंदर जो सल्फर प्रेजेंट होता है वो जो रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, या तो उनकी आप माइनिंग करते हो, तो माइनिंग करते हो और फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज इनको रिलीज करती है, SO2 रिलीज करती है। ठीक है, अब वो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है तो वो सल्फर ऑक्साइड्स की कई सारी फॉर्म्स में चेंज भी हो जाती है, और उसके एक काफ़ी बड़े पोर्शन का डिपोजिशन, ड्राई डिपोजिशन होता है, तो वापस वो अर्थ की सरफेस पे आ जाता है, जिनका अपटेक अब क्या करते हैं भाई, वो अर्थ की सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई दूसरा जो ये सल्फर ऑक्साइड्स हैं, इनका अपने प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये माइनर अमाउंट्स में होता है, बट जो प्लांट्स जो मेजर अब्जॉर्प्शन करते हैं सल्फर का, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स। तो सॉइल के अंदर सल्फेट होना ज़रूरी है, और सॉइल के अंदर जो सल्फेट होता है वो आता है सेडिमेंट्स के ज़रिए बाय द अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन सेडिमेंट्स को कंज्यूम करके बनाते हैं सल्फेट्स, और इन सल्फेट्स का अब्जॉर्प्शन कर देते हैं प्लांट्स। अब प्लांट्स का कंजप्शन जब एनिमल्स करेंगे तो वो एनिमल्स के पास वो सल्फर आ जाएगा। अब इस सल्फर का यूजेस क्या है? वेल, सल्फर का यूज़ होता है सबसे ज़्यादा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स बनाने के लिए। ठीक है, अमीनो एसिड्स दो हैं जो सल्फर कंटेन करते हैं अपने टोटल बॉडी में, प्रोटीन्स बनाने वाले। वो कौन से हैं? मीथियोनिन एंड सिस्टीन, जो प्रोटीन बिल्डिंग अमीनो एसिड्स हैं और जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन्स बना लिए। अब जैसे उनकी डेथ और डिकम्पोजिशन होगी तो डिकम्पोजर्स उनको डाइजेस्ट करके और जो सल्फेट होंगे वो सॉइल के अंदर रिलीज कर देंगे, तो सल्फेट्स वापस प्लांट्स अब्जॉर्व करते रहेंगे। तो एक माइनर मिनी साइकिल इधर चलते जा रहा है सल्फर साइकिल के अंदर ही। ठीक है, अब जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर वो इंक्रीज एक तो माइनिंग इंडस्ट्री से होता है, दूसरा है जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है या हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जो, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि हॉट टेम्परेचर्स होते हैं और वो मैग्मा चैम्बर से रिलेटेड है, तो अर्थ की जो अंदर की हीट है उसके अंदर जो सल्फर जो अर्थ के सरफेस में काफ़ी प्रेजेंट है, तो वो गैसियस फॉर्म में निकलता है। अब वो गैसियस फॉर्म दो हो सकती है, या तो वो H2S हो सकता है या वो सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। तो वो जाके अपने एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है और H2S ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, तो वो आगे जाके सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब जैसे इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है तो वो एसिड रेन की फॉर्म में वापस प्रेसिपिटेट होकर नीचे आ जाता है सॉइल के ऊपर। ठीक है, तो सॉइल के ऊपर वापस अपना सल्फेट जो है, सल्फर है, वो डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो जो ये अब डिपोजिशन होता है सल्फर का, वो वापस आगे जाके सेडिमेंट का फॉर्मेशन करता है, जो सल्फर का एग्जैक्टली जो फॉरमोस्ट सोर्स था वो बन गया। उसके अलावा जो वाटर है, वाटर के अंदर भी ऑर्गेनिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो भी सल्फेट की फॉर्म, सल्फर की डिपॉजिट होता है और वो जाके सेडिमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर देता है। तो सेडिमेंट जो देखा जाए तो पूरा एक बेसिक सोर्स है जहाँ से सल्फर गैसेस की फॉर्म में निकला और प्लांट्स ने अब्जॉर्ब किया इन दी ऑक्साइड्स या सल्फेट की फॉर्म में, फिर एनिमल्स के पास आया, उनकी डेथ या डिकम्पोजिशन हुआ, उसके बाद वापस सल्फेट्स आ गए। उसके अलावा सेडिमेंट है, सेडिमेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सल्फेट रिलीज करते हैं, और उसके अलावा जो अपनी माइनिंग इंडस्ट्री है वो तो करती ही है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ है कि भाई ओशंस के अंदर जो प्लैंक्टन्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक गैसियस मटेरियल रिलीज करते हैं, डाईमेथिल सल्फाइड। तो ये डाईमेथिल सल्फाइड एक थोड़ा सा वॉलेटाइल कंपाउंड है, यानी ये इतना स्टेबल नहीं होता। तो ये जैसे ही एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो ये आतवाद सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो ये भी एक कंट्रीब्यूटर है सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और जैसे जैसे अब क्योंकि माइनिंग का जो प्रोसेस है वो तो काफ़ी एक्सप्लोसिवली हो रहा है, काफ़ी बड़े स्केल पे हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। और क्योंकि वाटर भी प्रेजेंट है और कंडीशंस जब फेवरेबल हो जाती है तो जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, और वो एसिड रेन की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है और वो सॉइल पे आ जाता है। तो जो कि काफ़ी सॉइल के लिए भी और काफ़ी जो वेजिटेशन है उनके लिए भी काफ़ी हार्मफुल होता है एसिड रेन जो होता है। ठीक है, तो ये जो अपना मोटा मोटा जो साइकिल है ये है आपका सल्फर साइकिल, जिसके अंदर जो गैसियस कॉम्पोनेंट है वो H2S है, SO2 है, और एक है डाईमेथिल सल्फाइड।
ठीक है। और बाकी ये डिपोजिशन जो सेडिमेंट्स के अंदर हो जाता है, इनका यूजेस कंटिन्यूसली होता रहता है। एक तो माइनिंग इंडस्ट्री से और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ जैसे जिप्सम है या पायराइट है, इनके अंदर भी सल्फेट प्रेजेंट होते हैं। तो जब इनको एक्सप्लोइट किया जाता है तो ये जो H2S गैस रिलीज होती है, H2S जैसे ही ऑक्सीडाइज होती है तो वो सल्फर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। यानी सल्फर एक से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स इसका यूजेस कर पा रहे हैं, इनकी डेथ और डिकम्पोजिशन के बाद वापस वो सॉइल के अंदर कंट्रीब्यूट कर देता है और अल्टीमेटली जब इन सब का डिपोजिशन होता है तो वो वापस सेडिमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो सेडिमेंट के हमने देख लिया यूजेस, सेडिमेंट कैसे कैसे वापस एक ही साइकिल के अंदर चलते जा रहे हैं। तो सल्फर का यूजेस हमने देख लिया कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन बिल्डिंग, उनको बनाने के लिए सल्फर की काफ़ी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये आपका है बेसिक आपका जनरल सल्फर साइकिल। सो गाइज, नेक्स्ट और जो लास्ट है हमारे मिनरल साइकिल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके अंदर है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल पे जाएं उससे पहले हमको ये देखना है कि भाई फॉस्फोरस का हमारी बॉडी में यूजेस क्या है, हमारी बॉडी या प्लांट्स के लिए यूजेस क्या है। तो फॉस्फोरस जो है वो एक्चुअली एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। क्या बनाने के लिए? DNA, RNA बनाने के लिए, उसके अलावा ATP बनाने के लिए, उसके अलावा आपकी जो सेल्स होती है, तो सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उन सेल मेम्ब्रेन्स का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। तो विदाउट फॉस्फेट सेल्स सिंपली कैन नॉट बी फॉर्म्ड और वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो एक बहुत मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है फॉस्फोरस, ठीक है। अब फॉस्फोरस एक आप कह सकते हो कि एक सेडिमेंट्री साइकिल है, बिकॉज इसका जो ओनली सोर्स है अर्थ पे वो है रॉक्स, ठीक है। तो आप इसको ये कह सकते हो कि भाई जो रॉक्स हैं, रॉक से शुरू हुआ, रॉक से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है फॉस्फेट की फॉर्म में, यानी इसको बोलते हैं PO4-। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है इसको प्लांट्स कर लेते हैं अब्जॉर्ब, ठीक है। और प्लांट्स अपने जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जितना भी फॉस्फोरस है वो यूज़ में ले लेते हैं और इनको कंज्यूम करते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स की भी फूड चेन के थ्रू जो है कनेक्शन बन गया और फॉस्फोरस इनको मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे ही इनका डेथ या डीके होता है या जो भी वेस्ट है वो सारा जाएगा, तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट की फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसकी फॉर्म में वापस आ जाएगा वो सॉइल में। अब ध्यान रखिएगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो कभी ऑर्गेनिक फॉस्फेट को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओनली वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ही अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए ये इधर से आ तो गया ऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इसको क्या होते हैं, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स जो हैं, वो क्या करेंगे, इसको करेंगे इसके अंदर कन्वर्ट। तो यानी आप ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में जब चेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को, इस टर्म का काफ़ी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। क्या था कि आप ऑर्गेनिक कंटेंट को, सपोज ऑर्गेनिक फॉस्फेट है, तो ऑर्गेनिक फॉस्फेट को जब आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज कर देते हैं उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। और ये कुछ बैक्टीरिया करते हैं। तो ऑर्गेनिक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक में चेंज हो जाएगा और चेंज हो जाएगा, प्लांट्स उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये इतना सिंपल है। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर क्या होगा कि भाई हमने देख लिया कि भाई रॉक से आया, अब रॉक्स के अंदर भाई साइकिल तो हुआ ही नहीं पूरा कि भाई रॉक से सिर्फ मटेरियल निकल ही रहा है, रॉक्स में वापस नहीं गया। तो इस रॉक में डिपोजिशन कैसे होगा? तो भाई जैसे ही इनकी डेथ या जो भी होगा, एक तो ऑर्गेनिक फॉस्फेट है, सॉरी, तो ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट इधर इन्होंने कर दिया और उसके अलावा इनका जब डिपोजिशन हो जाएगा इसी फॉस्फेट का, भाई सारा का सारा तो मिनरलाइज होगा नहीं, तो डिपोजिशन हो जाएगा तो वो रॉक्स का कंस्टिट्यूएंट जो है वापस बना देगा, ठीक है। तो फॉस्फोरस साइकिल सबसे सिंपल है, जिसके अंदर क्या होगा, भाई जो सोर्स है वो रॉक्स हैं, रॉक्स से प्लांट्स ने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में इसको अब्जॉर्ब किया, प्लांट्स से गया वो एनिमल्स में, दोनों की डेथ या जो वेस्ट था वो बना ऑर्गेनिक फॉस्फेट। ऑर्गेनिक फॉस्फेट या तो डिपॉजिट हो जाएगा, और अगर डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो फिर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका मिनरलाइजेशन करते हैं और मिनरलाइजेशन करके इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज कर देते हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, ठीक है।